Today we will discuss about controlling. Controlling is the last function of management. We have studied other functions of management, planning, organizing, staffing, directing in detail in the previous lectures. In this lecture, we will discuss about the last function of management, that is controlling. Controlling means comparing the actual performance with the standard performance and finding out the deviations and taking corrective actions in future. कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं किसी भी काम के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, उसके टाइम कितने में प्रिपेयर हो जाना चाहिए. वी सेट द स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड सेट करने के बाद वी डू द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड व्हेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस हैपेंस we compare the standards with the actual performance so that we can find out deviations कि क्या deviations हैं, कि क्या हम अपने standards achieve कर पाए हैं या नहीं. deviations positive भी हो सकते हैं, negative भी हो सकते हैं. positive deviation तब होगा जब हमारी performance standard से ज़्यादा है और नेगेटिव तब होगा जब हमारी परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम है. और बराबर भी हो सकता है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था वो एक्चुअल में अचीव हो गया है. तो हम डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं और अगर डेविएशंस आते हैं, स्पेशली जब नेगेटिव डेविएशंस आते हैं, तो उनके लिए करेक्टिव एक्शंस टाइमली लिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में वो डेविएशंस ना आए. करते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग की फीचर्स क्या है? कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है. कंट्रोलिंग जो है फोकस करता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे अचीव करने की तरफ जो है वो सभी एक्शंस लिए जाते हैं. कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन. कंट्रोलिंग एक परवेसिव फंक्शन है. परवेसिव का मतलब है नीडेड एट एवरी लेवल. ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग सिर्फ ऑपरेटिंग लेवल पर ही, ऑपरेशनल लेवल पर ही जरूरी है. नो, controlling is needed at middle level also, controlling is needed at top level also. At every level of management controlling is important. Then controlling is both backward looking as well as forward looking. कंट्रोलिंग पीछे भी देखता है और आगे भी देखता है. कैसे? कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. और डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें बैक जाना पड़ेगा, मीन्स अपने स्टैंडर्ड्स जो हमने फिक्स किए हैं उन्हें देखना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को. सो कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड. लेकिन जो डेविएशंस आए हैं उनके लिए जो करेक्टिव एक्शन लेने हैं वो एक्शन कहाँ कब लिए जाएंगे? फ्यूचर में. ठीक है ना? तो इसीलिए कंट्रोलिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग भी है, आगे की तरफ भी देखता है. सो कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है. कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. कंट्रोलिंग एक वन टाइम जॉब नहीं है कि एक बार किया, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया, डिवीजन फाइंड आउट किए और एक्शन लिया एंड दैट्स इट. नो, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा कंट्रोलिंग जो है वो चलती रहेगी. We will discuss about the process of controlling. Process क्या होती है कंट्रोलिंग की? कंट्रोलिंग की प्रोसेस में मेजरली 5 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स. हम स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, डिजायर्ड टारगेट्स फिक्स करते हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स फिक्स किए जाते हैं कि हम स्टैंडर्ड क्या चाहते हैं. देन वी मेजर द परफॉर्मेंस. फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है. कि मान लीजिए हमने एक क्वालिटी सेट की है कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ये इतने यूनिट्स फिक्स किए हैं कि इतने यूनिट्स बनने चाहिए. तो हम एक टाइम के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि क्या उस क्वालिटी की और उतनी यूनिट्स प्रिपेयर हुई हैं या नहीं. उसके बाद क्या किया जाता है? कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स के साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है ना, कि जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे कि क्या
एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग हुई है या नहीं। कैसे पता चलेगा? उन दोनों को कंपेयर करके। जब कंपेयर किया जाता है तो हम डेविएशंस फाइंड आउट होते हैं। डेविएशंस दो तरह के हो सकते हैं मेजरली, अगर हम देखें, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन है तो मतलब कि स्टैंडर्ड आपका कम था लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है। लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन है मतलब कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा था लेकिन एक्चुअल में परफॉर्मेंस कम है। तो डेविएशंस का एनालिसिस किया जाएगा कि क्या कारण है जो डेविएशंस आए। पॉजिटिव डेविएशंस के भी कारण हो सकते हैं कि क्या कहीं हमने स्टैंडर्ड बहुत कम तो नहीं फिक्स किया था, और नेगेटिव डेविएशन के भी रीजंस हो सकते हैं कि क्या, क्यों प्रोडक्शन कम हुई या क्यों सेल्स कम हुई, उसके क्या क्या कारण हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा। और एनालिसिस करने के बाद जो कारण हमारे सामने आएंगे कि किस वजह से हमारी प्रोडक्शन या सेल्स या प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, तो उसके लिए जो वो डेविएशंस का एनालिसिस करेंगे, उसके रीजंस जानेंगे, तो उसके लिए जो एक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा इन फ्यूचर। करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशंस। अगर डेविएशंस हैं तो करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बराबर है तो वी मे नॉट नीड टू टेक एनी करेक्टिव एक्शन। But if there are deviations, especially negative deviations, then we have to take corrective actions। और वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। करेक्टिव एक्शन लेने हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करो, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, फिर कंपेयर करो एक्चुअल को स्टैंडर्ड्स के साथ, और फिर डेविएशंस को फाइंड आउट करो, उनका एनालिसिस करना, एंड देन द टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, कंट्रोलिंग का फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है मैनेजमेंट को। कंट्रोलिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करते तो इससे पहले जो हमने फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, उन सबका कोई भी रेलेवेंस नहीं रह जाता अगर हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग नहीं करते। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले है अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है कि वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में बनाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इस गोल को अचीव करने में कंट्रोल हेल्प करता है। और कंट्रोल जो है वो कई तरीके से हो सकता है, प्रोडक्शन पे कंट्रोल, फिनेंस पे कंट्रोल, और मटेरियल पर कंट्रोल। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल टेक्निक्स जो है वो फॉलो की जाती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। देन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। कंट्रोलिंग के थ्रू एक मैनेजर ये भी जज करता है कि क्या जो उसने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे वो एक्यूरेट हैं या नहीं, ताकि अगर उनमें किसी चेंज की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उन्हें रिवाइज किया जा सके अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस। यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं मैनेजर, तो इससे वेस्टेज कम से कम होगी और ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आएगी। देन इम्प्रूविंग द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इससे एम्प्लॉयज का मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उन्हें अब क्लियर है कि ये हमारे टारगेट्स हैं और हमें उन्हें अचीव करना है। एंड व्हेन दे अचीव देयर टारगेट्स, ऑब्वियसली इससे उनका मोरल जो है वो हाई होता है। देन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंट्रोलिंग के थ्रू ये मेंटेन रहता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज क्लियरली स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं। तो सभी को पता होता है कि हमें किस तरीके से और किस ऑर्डर में काम करना है। तो ये चीज़ भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन बना रहता है सभी यूनिट्स का, क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं वो सबके लिए फिक्स किए होंगे, प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो जब वो स्टैंडर्ड्स जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं सभी स्टैंडर्ड्स, तो आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन बना रहता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। बेटर रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग से रिजल्ट्स जो है वो बेटर मिलते हैं। जो भी हमारी कमियां होती हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में, जब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड से क्या कमियां हैं, तो वो कमियों को हम रिमूव करते हैं, तो हमें बेटर रिजल्ट्स जो है वो कंट्रोलिंग की वजह से मिलते हैं।
लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कंट्रोलिंग ये कहती है कि जो भी हम स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए। तो कई बार कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे गोल्स होते हैं जिन्हें हम क्वालिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में उन्हें एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है स्टैंडर्ड्स को फिक्स करने में। देन लैक ऑफ कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कंट्रोलिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, लेकिन हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी इम्पेक्ट पड़ता है, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उसकी वजह से भी डेविएशंस आ सकते हैं। देन रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज भी रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग जब की जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होगा, एक प्रॉपर कंट्रोल रखा जाएगा हर एम्प्लॉय के ऊपर। तो कई बार ट्रेड यूनियंस या एम्प्लॉयज जो है वो इसको रेजिस्ट करते हैं, सो दैट वो ज़्यादा फ्रीडम ले सकें। लेकिन एम्प्लॉयज जो है कई बार इसको एक बाउंडेशन मान लेते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कंट्रोलिंग में। कॉस्टली प्रोसेस, कंट्रोलिंग जो है वो एक कॉस्टली प्रोसेस है, सेटिंग स्टैंडर्ड से लेकर करेक्टिव एक्शन लेने तक एक प्रोसेस है, जिसमें कई स्टेप्स करने पड़ते हैं और टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती है, मनी लगती है, एक्सपर्टाइज लगती है। सो कंट्रोलिंग इज नॉट अ वेरी easy process, it's a costly process in the terms of time, money, efforts. Then difficulty in fixing responsibility, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन एक्टिविटीज के लिए। तो हम एक पर्टिकुलर वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हर डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पर अगर कुछ लैक आता है, डेविएशन आता है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट